एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। तो क्या पढ़ना है पीछे आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का बच्चों, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, बस पढ़ना है क्योंकि पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लें थोड़ा सा अपन लोग कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आउटर लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की उसे सिरोसा कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एक्सेप्ट द ईसोफेगस, जो इसमें वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नाउ उसके बाद नेक्स्ट लेयर थी मस्कुलरिस, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। द अंदर वन इज सर्कुलर मसल फाइबर, आउटर वन इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। स्टमक में एक एडिशनल लेयर होती है ऑब्लिक मसल फाइबर, जो सर्कुलर मसल फाइबर के अंदर होती है। थर्ड लेयर हमने पढ़ी थी सबम्यूकोजा, जिसमें एरियोलर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि काफी इरेगुलर टिश्यू होता है और इसमें बहुत सारे टाइप की सेल्स होती है, इसलिए इसका फंक्शन भी बहुत ज्यादा है। ओके, फिर हम लोगों ने जो है प्लेक्सस भी पढ़े थे, लेयर्स के बीच में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। एलएमएफ और सीएमएफ के बीच में ऑरबैक पढ़ा था और सबम्यूकोजा और सीएमएफ के बीच में मिजनर पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑरबैक का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन, जबकि मिजनर का काम होता है बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अंदर वाली लेयर पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि म्यूकोजा होता है। म्यूकोजा जो होती है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग होती है। स्टमक की म्यूकोजा में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिसे रूगी कहते हैं। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो फोल्ड्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट पे होते हैं, नॉट इवन द इंटेस्टाइन और द स्टमक, हर पार्ट में होते हैं, बस इंटेस्टाइन और स्टमक में थोड़े ज्यादा होते हैं। द स्टमक फोल्ड ऑफ म्यूकोजा इज कॉल्ड एज रूगी, जबकि हम इंटेस्टाइन में इन फोल्ड्स को कहते हैं फोल्ड ऑफ कर्करिंग। ठीक है, स्टमक में इन्हीं फोल्ड्स पे जो आपकी म्यूकोजा होती है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती हैं। इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं, इसी म्यूकोजा पे माइक्रोविलाइज होते हैं विलाइज के ऊपर। यही म्यूकोजा फोल्डेड हो जाती है, क्रिप्ट बना लेती है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, जो कि इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है जहां से इंटेस्टिनल जूस निकलता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। ठीक है, सो लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है बच्चों। ठीक है, फिर मुझे मत बोलना कि मैडम आपने बताया नहीं था। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ईसोफेगस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि ये ना खाने को क्या करता है, खाने को ये करता है ट्रांसफर, ये खाने को ट्रांसफर करता है whenever we people chew our food। ठीक है, अभी हमने ग्लैंड्स नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपको बता रही हूं मैं कि जब आप खाना खाते हो, दांत से चबाते हो, उसको चर्न करते हो, उसको सलाइवा से मिक्स करते हो, देन व्हाट यू विल डू पीपल, बच्चों क्या करते हो आप, उसको आप बोलस में कन्वर्ट करते हो। तब ये बोलस कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको। whenever you chew your food you will mix it with the saliva, then this is called as bolus। then you degurgitate the food, निगलते हैं आप खाने को, और खाना जो होता है वो इस ईसोफेगस से नीचे की ओर जाता है। ठीक है, ईसोफेगस के बारे में हम लोग थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे, आइए देखें वो क्या होती है। Look at this। So look at the layer submucosa। This is the layer submucosa, white जो आपको दिख रही है ना। Let me highlight this। ये हो गई म्यूकोजा। Look at submucosa। Look at the submucosa of the esophagus। Isn't it so thick, so मोटी? तो submucosa जो होती है आपके क्या कहते हैं स्टमक की, वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। आई बात समझ में? ये चीज याद रखना आप। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। ठीक है, सबम्यूकोजा फाउंड इनटू द ईसोफेगस, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, लेयर सब वही है, मस्कुलरिस लेयर है, ठीक है, सेरोसा लेयर है, एवरीवेयर सेम। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं ईसोफेगस के बारे में, ध्यान से समझिएगा। ईसोफेगस में ना कोई डाइजेशन नहीं होता। काहे के लिए नहीं होता डाइजेशन? क्योंकि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड ही नहीं है। समझ में आई बात? ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता क्योंकि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड ही नहीं है। डाइजेशन तो तब होगा जब कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है म्यूकस ग्लैंड। क्या पाया जाता है भैया साहब? यहाँ पे पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड। ठीक है,
तो ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। समझ में आई बात? कोई डाइजेशन, देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द ईसोफेगस, दैट्स इट। समझ में आई बात? आप सिर्फ खाने को चबाते हो, उसको सरका कर नीचे स्टमक में ले जाते हो, दैट्स इट। समझ में आई बात? और ईसोफेगस में डाइजेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि एंजाइम नहीं होते। नो एंजाइम, नो डाइजेशन, ओनली म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट जो खाने को सरका कर नीचे पहुंचा देती है। तो अगर आप कांच पत्थर कुछ भी खाते हैं तो वहां अटका नहीं रहता, क्योंकि चिकना पैसेज होता तो सरक कर नीचे चला जाता है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज बताती हूं मैं, ध्यान से समझना। ठीक है? ध्यान से बिल्कुल समझोगे। अगर मैं अपने ईसोफेगस को, लुक एट दिस, अगर मैं अपने ईसोफेगस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो 3 पार्ट मतलब 1, 2 एंड 3। ठीक है, पूरा क्लियर कर देते हैं अभी। सो सपोज दैट कि अगर मैं ईसोफेगस को 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो लुक एट मी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऊपर का 2/3 हिस्सा जो है वो कौन कंट्रोल करता है? इट इज वॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक, और नीचे का 1/3 हिस्सा जो है, कभी कभी सोचते होगे ना तुम लोग कि मैं कैसा बेहतरीन लिख देती हूँ कि कुछ समझ में ही नहीं आता। चलो, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। वॉलेंटरी होता है, ठीक, और नीचे का 1/3 हिस्सा होता है इनवॉलेंटरी। तो खाना जो है आप थोड़ी देर ईसोफेगस में अटका सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, पर एक बार अगर वो नीचे पहुंच गया ना, 2/3 हिस्से के नीचे पहुंच गया, तब आप उसको जो है वो स्टमक में जाएगा ही, तुम्हारा मन हो चाहे नहीं हो। तो नीचे का हिस्सा जो होता है वो होता है इनवॉलेंट्री, अराउंड 1/3 हिस्सा, और ऊपर का 2/3 हिस्सा, मतलब 3 में से 2 हिस्सा वॉलेंट्री है और 1 हिस्सा इनवॉलेंट्री है। ये सीधी सी बात ये है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें तो नहीं है? तो ये आप लोग लिख भी सकते हैं कि ऊपर का जो है 2 हिस्सा जो है वॉलेंट्री होता है, तो हम खाने को अगर अटका भी ले तो जरूरी नहीं है वो कि जो मतलब अटका सकते हैं, थोड़े अगर वो नीचे चला गया है बाकी बचे हुए 1 हिस्से में तो जाएगा स्टमक में। So no digestion takes place in the esophagus because no digestive glands, because digestive glands are absent. 2 apertures found in the central part of buccopharyngeal cavity. ठीक है? अच्छा, एक चीज, ये क्या है, ये पॉइंट कैसे आया है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन लोग समझते हैं कि ईसोफेगस है का, इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर फेरेंजियल एरिया, इट विल पियर्स द डायफ्राम। ठीक है? ये डायफ्राम, यहाँ पर आपका डायफ्राम भी होता है, इट विल पियर्स द डायफ्राम एंड केम एंड ओपन इनटू द स्टमक। 2 apertures found on the central buccopharyngeal cavity, one is the gullet and second is glottis। ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी थी, हालांकि इस पॉइंट की जरूरत यहाँ पे थी नहीं। Esophagus run downwards and pierce the diaphragm, ये मैंने आपको बताया। Esophagus open into the stomach। तो कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने हैं स्टमक में? आपको ईसोफेगस में आपको याद करना है कि इसके पास होती है थिकेस्ट सबम्यूकोजा। ठीक है? थिकेस्ट सबम्यूकोजा होती है इसके पास। ओके, फिर आपको इसमें क्या लर्न करना है? नो डाइजेशन। ठीक, बस ये 2 पॉइंट आपको याद करने हैं, और एक याद कर लेना कि नो ग्लैंड्स, इसलिए कोई डाइजेशन नहीं, ओनली म्यूकस ग्लैंड्स। बस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसमें इतने ही पॉइंट है। डन 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 डन। सो लेट्स स्टार्ट। ईसोफेगस इज ओवर, और कुछ नहीं आने वाला इससे। नाउ इसी लेक्चर में मैं शुरू कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जे शेप का आपको दिखाई दे रहा है, isn't it? तो जे शेप का आपको दिखाई दे रहा है। इट इज अ जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, इट इज अ जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर। मैं यहीं पे लेबलिंग करूंगी, तो कृपया करके देखते जाएंगे मेरे प्यारे भाई बंधुओं और मेरी प्यारी बहनों भी। ओके, सो लुक एट दिस। व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज द ईसोफेगस जो डायफ्राम को चीरते हुए आ रहा है। रेड कलर इज ओके, राइट, है ना? ईसोफेगस। नाउ लुक एट this very carefully. This is the part of the let me select the blue color. Okay, this is the fundus. ये पहला पार्ट है स्टमक का। This is the cardiac. Why it is called as cardiac? Because it is present nearby the heart.
ओके, नाउ व्हाट इज दिस बच्चों? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये वाला पार्ट देखेंगे, ये क्या है? ये है बॉडी, ठीक है, ओके। और ये है, ये वाला जो हिस्सा है ग्रीनिश कलर का, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है पाइलोरस, पाइलोरस। डन 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 डन। सो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव इन द स्टमक? फ्रंट पेज पे ही सारा पढ़ा देते हैं अभी, ठीक है। फिर सारी चीजें अभी बता देती हूँ फ्रंट पेज पे, इसीलिए मैंने ऐसे डायग्राम आजकल लगाने शुरू किया ताकि मैं फ्रंट पेज पे ही आपको पूरी कहानी समझा दूँ। तो ये हुआ फंडस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में ना गैस भरी रहती है, ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ये है कार्डियक। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डियक? बिकॉज इट इज प्रेजेंट जस्ट पीछे ऑफ द कार्डियक पार्ट, ठीक है, मतलब हार्ट के पास। इसोफेगस, जहां से आपके बोलस आ रहे हैं। ला ला ला, कैसे सुंदर सुंदर बोलस इसके अंदर आ रहे हैं। क्यों? बोलस क्या होता है बच्चों? बोलस होता है आपका चबाया हुआ खाना। लिख दूं क्या यहाँ पे? नहीं तो आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि मैडम ये क्या अंग्रेजी बता रही हैं आप। बोलस मतलब च्यू फूड, ठीक है। और क्या होता है इसमें? प्लस सलाइवा, ठीक है, ये होता है बोलस। ये हो गया। अच्छा, आ जाएंगे अब हम लोग। देखिए इसमें आपको 3 लेयर दिखाई दे रही है ना, 1, 2 और 3। तो बाहर वाली लेयर तो सिरोसा है, तो उसमें कोई टेंशन वेंशन तो है नहीं, बस मस्कुलरिस लेयर को ये दिखा रहा है, क्योंकि मस्कुलरिस लेयर ही थोड़ी इसकी अलग है। देखेंगे आउटर वन कौन सी लेयर होती है भैया? आउटर वन इज द LMF ना। उसके बाद कौन सी होती है? देखिए ये ऐसे ऐसे बनी हुई है, ये ऐसे ऐसे बनी हुई है, और ये ऐसे ऐसे बनी हुई है। ये हो गई CMF और ये वाली हो गई OMF, ठीक। तो ये 3 लेयर हो गई मसल्स की। नाउ कम 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 कम, आओ बच्चों आगे की कहानी सुनाऊं मैं तुम्हें। नाउ लुक एट दिस, लेट मी सिलेक्ट दिस कलर। ये हो गई आपकी लेयर म्यूकोजा, ठीक, ओके। अब म्यूकोजा जो है वो क्या निकाल रही है? म्यूकोजा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं कि नहीं होती हैं? भाई स्टमक की म्यूकोजा में पढ़ाया मैंने आपको कि उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वो गैस्ट्रिक जूस निकालती है। तो यहाँ पर होती हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके डन। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालती हैं? यहाँ पे लिख रही हूं मैं गैस्ट्रिक, ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, इट इज द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और सुनेंगे, ये जो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें ना ये बोर्ड में कलर ही नहीं है ज्यादा, तो ये जो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर की ओर, इसे आप कहते हैं रूगी, रोगे, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? देखो पूरा एक ही डायग्राम में सारा लेबल कर दिया ना तुम्हारे लिए, कोई टेंशन तो नहीं इसमें। देखो खाना चबाकर आया तो इसे कहा बोलस, बोलस नीचे आया तो पहला पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कार्डियक, सेकंड पार्ट इज अ फंडस। फंडस जो होता है ना स्टमक का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसमें बेहतरीन बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, सारा काम यही करते हैं, ठीक है। ये होता है मेन पार्ट इज बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे लेबलिंग करना चाह रही थी पर जगह नहीं है, नेक्स्ट में करूंगी, ठीक है। और इसमें 3 मसल लेयर है। द आउटर वन मसल लेयर इज एज यूजुअल LMFs। LMF हमेशा याद रखो, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। बीच वाली कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? CMF, सर्कुलर मसल फाइबर, और अंदर वाली होती है OMF। ये स्टमक की कहानी है। ये छेद है स्टमक का, जहां से ये देखो यहाँ से खाना होते हुए ये अंदर यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर अंदर वाली म्यूकोजा में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वी हैव फोल्ड्स, ये देखो ये फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको ऐसे ऐसे ऐसे, ये फोल्ड्स कहलाते हैं रूगी, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगी कौन सा पार्ट है। ले लिया ले लिया ले लिया, आगे बढ़े ना, मिटा दूं सब। चलो अब हम लोग लेट्स टॉक अबाउट द पोजीशन। सबसे पहले हम लोग स्टमक की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। लेट मी सेलेक्ट द रेड कलर बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन विद द ब्लैक कलर। पोजीशन कहाँ है? स्टमक इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सो सपोज दैट दिस इज माय एब्डोमिनल कैविटी, तो लेफ्ट साइड में J शेप का पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज स्टमक, ठीक है। बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, देखिए why it is called as muscular, because we have so many muscles present into the stomach, ठीक है। तो ये एक बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे चौड़ा, इससे ज़्यादा चौड़ा कोई भाग नहीं होता, ठीक है। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्टोरेज का करने का काम करता है, ठीक है। आप समझना, डायमेंशन देखो 30 × 50 सेंटीमीटर है इसका डायमेंशन, विच इज़ वेरी बिग डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। कैपेसिटी 30 ml to 1.5 लीटर, ऐसा क्यों लिखा मैंने, अब ध्यान से समझना। 30 ml कैपेसिटी किसकी है, 30 ml कैपेसिटी है एक इन्फेंट की, ठीक है, ओके। और 1.5 लीटर कैपेसिटी किसकी है, एक एडल्ट की। तो अपनी कैपेसिटी कितनी है मेरे बच्चों, व्हाट द ये जो होता है ये बोर्ड काफ़ी मैजिकल होता है। तो 1.5 लीटर किसकी है, ये है एडल्ट की। अच्छा, ये कैपेसिटी कैसे बढ़ती है आगे समझिए। तो स्टमक आपको समझ में आया। सो अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो दिस इज योर राइट पार्ट एंड दिस इज योर लेफ्ट पार्ट। कहाँ पर दिख रहा है आपको स्टमक, लेफ्ट पार्ट में, वो भी जे शेप का, ठीक। आगे आइए, एक और चीज समझाती हूं मैं, कैपेसिटी कैसे बढ़ती है। लुक एट दिस डायग्राम, आई एम नॉट, पहले मैं कैपेसिटी समझाती हूँ स्टमक की कैसे बढ़ती है। ये आपको ऐसे वाइटिश वाइटिश दिख रहा है, मतलब एक्चुअली आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रूगी। सपोज दैट कि इफ आई एम हैविंग सम पेपर सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर मेरे पास कोई पेपर है या मेरे पास कोई पॉलीथिन है, ठीक है, और अगर मैं उस पॉलीथिन को मोड़ कर अपने जेब में रख लूँ, ठीक है, मोड़ कर अपने जेब में रख लूँ, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम, जेब में आ जाएगा। पर मेरी मम्मी ने बोला कि आज 2 किलो आलू लेके आना, तो मैं उस पन्नी को खोल दूंगी सब्जी वाले के आगे, वो पन्नी में आलू डाल देगा, और जैसे ही आलू डालेगा तो पन्नी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन विद द स्टमक टू। स्टमक की जो वॉल होती है, जो म्यूकोजा होता है, वो बहुत फोल्डेड होता है, इवन पूरी एलिमेंट्री कैनाल फोल्डेड होती है, तो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है। द फोल्ड इज कॉल्ड एज म्यूकोजा, द फोल्ड इज कॉल्ड एज रूगी, ठीक है। अब अगर जैसे जैसे आप इसमें खाना भरते जाओगे ना, भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, तो स्टमक फैलेगा। समझ रहे हैं बात को आप, कि जैसे जैसे आप इसमें खाना डालते जाएंगे वैसे वैसे स्टमक जो है वो क्या करेगा, फैलेगा। तो सरफेस एरिया और डायमेंशन और आपका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, अगली बात आओ आप और सुनेंगे थोड़ा सा। ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक, मतलब एक्चुअली स्टमक स्टोर करता है खाने को कुछ समय के लिए, एंड स्टोरेज टाइम, ध्यान से समझे, स्टोरेज टाइम ऑफ द फूड, storage time of the food depends on the type of food। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपको तो ये समझ में आ गया कि रूगी जो है वो बिल्कुल फैल जाती है, जिससे आप खाने को स्टोर कर सकते हैं, पर किसी भी खाने का स्टोरेज टाइम एक जैसा नहीं रहता है। स्टोरेज टाइम इज टोटली डिपेंड ऑन द फैक्ट कि आप खाना कौन सा खा रहे हैं। जैसे आपको मैं ना एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से समझना, स्टमक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो करता क्या है। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि स्टोरेज करता है। किसी शादी में गए तुम, ठीक, रात में पहुंचे अपन 10 बजे। अब तुम्हारी मम्मी ने बोला शुरू हो जाओ खाना, तो अपन ने शुरू किया भैया चाउमीन से शुरू किया, आई तो लव चाउमीन, तो अपन ने नूडल से शुरू किया, फिर खाई चाट खाई, फिर पानी पूरी खाई, फिर और क्या खाया, वॉट एवर, डोसा खाया और इडली खाई और चीला खाया, इन तीन सब खा लिया। 12 बज गए, नॉन स्टॉप अपन 10 से 12 तक खाते रहे। अपन ने जो भी चीज़ खाई बच्चों, वो बिल्कुल फैट से भरी हुई थी, उसमें गंदा तेल वेल सब कुछ था, मतलब बिल्कुल भरपूर था, फैट से भरा हुआ। उसके बाद मम्मी ने बोला कि अरे खाना भी नहीं खाया, उसमें खाना भी खा लिया, तो और फैट मिल गया। अब समझना, रात में अपन पहुंचे घर पे 4 बजे, घर, समझ गए। अब 4 बजे जो है, अभी मान लो सपोज दैट कि स्कूल जाना पड़ता, 4 बजे लेटे, और उसके बाद 7 बजे मम्मी ने उठा दिया। अब तुम बताना, तुम अपने दिमाग से सोचना, सुबह से जब उठते हो तो कैसा लगता है, पेट भारी सा लगता है, हाँ ऐसा लगता है ना कि ऐसे खट्टी डकारें आ रही हैं, ऐसा लगता है ना कि गला जल रहा है, समझे ना। अब तुम मेरी बात को ध्यान से समझना, जब तुम कोई फैट चीज़ खाते हो, ठीक है, बर्गर खा लिया दे दबा के,
तो फैट खाने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। समझ में आई बात? और 6 से 8 घंटे तक ना आपको चलते रहना चाहिए, क्योंकि आपने पार्टी से दबा के आए थे खाना और घर पे आके सो गए तो खाना जो है तो इंटेस्टाइन में गया ही नहीं, वो स्टमक में ही रखा रहा। अब वो जो खाना है वो बार बार आपके गले पे आ रहा है, कैसे आएगा वो बाद में बताऊंगी, पर आता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी फील होती है। अब समझना मेरी बात को, अगर आप फैट को खा रहे हैं तो फैट को स्टमक 6 से 8 घंटे तक अपने अंदर रखता है, धीरे धीरे करके। कुछ स्टमक जो है फैट जो है भारी मॉलिक्यूल है, धीरे धीरे भेजेगा, ठीक। अगर आप दूध पी रहे हैं, जैसे आप किसी दिन स्कूल जाइए सिर्फ दूध पी के, तो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तक आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि प्रोटीन का स्टोरेज टाइम है 4 to 5 आवर्स। किसी दिन आपका फास्ट है और अगर आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट व्रत के दिन खाते हैं, जूस पिया हमने, आज हमने व्रत रखा है कि हम फल और जूस पियेंगे, फल खाने के 1-2 घंटे बाद ही लगता है कुछ खाएं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट छोटा होता है और स्टमक उसको जल्दी से तोड़ ताड़ के छोटा करके जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो अगली बार जब खाएं तो ये चीज़ याद रखें कि फैट आपके स्टमक में, आमाशय में करीब 6 से 8 घंटे तक रहेगा, प्रोटीन 4 से 5 घंटे तक रहेगा और कार्बोहाइड्रेट 1 से 2 घंटे तक रहेगा। इट इज़ द स्टोरेज टाइम ऑफ द स्टमक। सो स्टोरेज टाइम इज डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ फूड यू आर गोइंग टू ईट, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अब अगली बात करते हैं, आजो आजो आजो। तो ये लोकेशन आपको समझ में आई, डायमेंशन समझ में आया। अगली बात आ जाइए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the part of the stomach. We have 3 parts of the stomach. Look at this. So this part is esophagus, where the bolus is going to come. Now first part of the stomach is called as cardia. ठीक है? Now look at here very carefully. Which color? Let me select the blue. Look at this. क्या आपको ये दिख रहा है? ठीक है, नो एक्चुअली नहीं, यहाँ पर नहीं, अपन को ये यहाँ पर बनाना चाहिए था, यहाँ पर। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये येलो वाला ईसोफेगस है जिससे बोलस आ रहा है, कार्डियक पहला पार्ट होता है। यहाँ पर आपको मैंने एक स्पाइरल चीज बनाई है, ये ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। इट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, ये याद रखना, ठीक, क्योंकि अभी इसका फंक्शन समझाऊंगी मैं आपको। ईसोफेगस से खाना आ रहा है, सबसे पहले कार्डियक में आया। दूसरा पार्ट आपको ये सर राउंडेड दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज फंडस, यहाँ गैस होती है। मेन पार्ट इज अ बॉडी, जहाँ पर पूरा कार्यक्रम होता है। और थर्ड पार्ट इज अ पाइलोरिक, ये पाइलोरिक कैनाल है और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, ठीक, जिसे आप कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्फिंक्टर? स्फिंक्टर किसी भी चीज के बैकफ्लो को रोकता है। अगर एक बार खाना आपने ड्यूडिनम में भेज दिया तो ड्यूडिनम से वापस थर्ड पार्ट पाइलोरिक में नहीं जा सकता। अगर एक बार खाना ईसोफेगस से आ गया कार्डियक फंडस में तो वापस से वो नहीं जा सकता। पर अगर गलती से स्फिंक्टर जो है वो क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब सपोज दैट कि ये ईसोफेगस है ना, तो जब तक ऐसा है तब तक तो खाना जा रहा है, पर स्फिंक्टर क्या करता है कि इसको ऐसे करके बंद कर देता है, तो जिसकी वजह से जो है बैक फ्लो नहीं हो पाता। तो ये हो गया स्टमक, तो ये हो गया कार्डियक पार्ट। तो यहाँ से आप ईसोफेगस से आप खाना नहीं लेके आ पाएंगे, स्फिंक्टर बंद कर देता है। पर मान लीजिए कि स्फिंक्टर ने क्या किया, ध्यान से समझिए, अगर स्फिंक्टर ने क्या किया, स्फिंक्टर खुल गया तो खाना का बैक फ्लो भी हो सकता है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। सो फर्स्ट पार्ट इज द कार्डियक, सेकेंड पार्ट इज द फंडस एंड थर्ड पार्ट इज द पाइलोरिक। ये समझ गए आप लोग? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि स्टमक का डायग्राम बनाने के लिए, ठीक। आगे आइए। नाउ यहाँ पे स्फिंक्टर बने हुए हैं, लुक एट दिस। सो दिस इज द ईसोफेगस, यहाँ पर होता है एक स्फिंक्टर, ठीक है। ये है फंडस पार्ट पूरा, ये है उसकी बॉडी। ये जो अंदर कैविटी जिसमें खाना आप भरते हैं, डाइजेस्ट करते हैं स्टमक के, वो होता है एंट्रम। और ये 3 लेयर ऑफ मसल हैं, ये ड्यूडिनम है, ये पाइलोरिक है। अब यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा दबा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिस कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। आ जाएंगे नेक्स्ट। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द पार्ट्स ऑफ स्टमक। समझ गए? ध्यान से देखना इधर है, नहीं तो फिर बोलोगे कि मैडम पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं है। चलो कार्डियक पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से है।
Cardiac part. This is the cardiac part. Where it is? This is the cardiac part. Okay. Now, look at this. Here the cardiac sphincter is present. ठीक, समझेंगे. It is attached with the lower end of the esophagus. It is attached with the lower end of the esophagus. Done? Okay. अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज समझाती हूँ. तो जिस दिन हम पार्टी में गए थे उस दिन हम लोगों ने दबा के खाना खाया था. तो खाना पूरा फैट यहाँ पे भरा हुआ है, अभी वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है. फिर जब हम सुबह डकारते हैं तो ऐसा लगता है कुछ खट्टा खट्टा सा पूरे जबान में आ गया है और जलन सी होती है. अब मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान समझना. जब तक वो फैट तुम्हारे इस जगह पे था, उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक ने HCl दिया, एंजाइम्स दिया, उसमें HCl मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है. अब क्या हुआ कि खाना पूरा भरा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो गलती से मतलब वो जो खाना है जब वो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत समय से भरा हुआ है, तो वो स्फिंक्टर को खोल देगा, पुश करेगा. जैसे ही पुश करेगा तो आपका खाना ना वो इसोफेगस में आ जाएगा. हालांकि ये जो है कभी नहीं होता, पर अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत लेट खाते हैं, डाइजेशन का समय नहीं मिला है, तो जो खाना यहाँ पे भरा है वो पुश करता है ऊपर की ओर और स्फिंक्टर हल्का सा खुल जाता है. और खुलने के बाद जो है खाना ईसोफेगस में आने लगता है. अब उस खाने में क्या क्या है बोलो मुझे? उस खाने में है तेल भी लगता है आपको, क्योंकि तेल वाला खाना खाया था. उससे आपको जो है खट्टा लगता है क्योंकि खाने में HCl मिला हुआ था. और उसमें जलन होती है क्योंकि HCl मिलता है तो गले में जलन लगती है. तो इट इज़ कॉल्ड एज हार्ट बर्न और पायरोसिस. इट इज़ कॉल्ड एज बच्चों हार्ट बर्न और पायरोसिस. मेरी बात समझे आप? सो कार्डियक आपको समझ में आया क्या हुआ? कार्डियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इसोफेगस एंड कार्डियक पार्ट. If it is open, then all the undigested or less digested food will goes into the cardiac part, and you feel some burning sensation into your gala or into your esophagus. That is called as pyrosis or heartburn. So this sphincter helps in the prevention of backflow of food into the esophagus. If it is not work properly, then it causes heartburn and pyrosis. ये मैंने बताया कि अगली बार जाना पार्टी में दबा के खाना, पर 8 घंटे तक सोना मत, चलते फिरते रहना, नहीं तो फिर होगा पायरोसिस. ठीक है, ये समझ में आया? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं. पहले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं. तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको कार्डियक पार्ट समझ में आ गया है. अगले पार्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं. आ जाओ. फंडस. देखिए, फंडस जो होता है, इट इज फॉर्म्ड अपर कर्व्ड पार्ट. ये आपने देखा कि जो फंडस होता है, इट इज द अपर कर्व्ड पार्ट. ठीक है, यहाँ पर गैस भरी होती है, बहुत सारा एंजाइम सिक्रीट करते हैं ये पार्ट. ठीक है, इट इज अ थर्ड पॉइंट. तो ये बहुत सारा एंजाइम सिक्रीट करता है ये पार्ट. समझ में आई बात? एक्चुअली मेन पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड बाय द फंडस ओनली. सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, तो कार्डियक पार्ट, ये जो फंडस पार्ट होता है, ये सबसे अधिक सिक्रीट करता है आपका गैस पार्ट तो सिक्रीट करता ही है, साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट होता है, ये सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन करता है एंजाइम में. दिस इज द बॉडी पार्ट. नाउ सो दिस, लुक एट दिस. यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का. यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है बच्चों डाइजेशन का. प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, अब ये जो आपको पार्ट उठा सा दिख रहा है, मे बी मैं आपको दूसरा स्टमक लगाया है क्या? नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, बता देती हूँ. ये आपको जो धसा हुआ पार्ट दिख रहा है, लुक एट दिस. ये जो धसा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, इसको आप कहते हैं लेसर कर्वेचर. ओके. और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे उठा हुआ, इसे आप कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर. ओके, तो ये इसका पार्ट है. आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए. लास्ट पार्ट इज द पाइलोरस. यहीं पे बना लेते हैं, बना ही हुआ है. द एरिया कनेक्ट द स्टमक टू द ड्यूडिनम. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे कनेक्ट करता है. एरिया कनेक्ट्स द ड्यूडिनम. व्हाई आई एम मेकिंग द ड्यूडिनम लाइक अ विलाई? ठीक, इट इज अ ड्यूडिनम. तो ये हो गया आपका ड्यूडिनम. ठीक,
अब यहाँ पे आपको दिख भी सकता है, तो इस तरीके से खुलता है, आपको मैं इमेज दिखाती हूँ अभी। तो स्टमक जो है वो ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम एक शी और यू शेप का पार्ट होता है इंटेस्टाइन का। पाइलोरस के पास होता है पाइलोरस स्फिंक्टर, ठीक है। कहाँ क्या होता है पाइलोरस के पास? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। एम्पटी हैज न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड कॉल्ड एज र्यूगी, ये पढ़ाया मैंने आपको। स्टमक इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, ठीक। स्टमक के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे आप कहते हैं पेरिटोनियम, इसे आप ओमेंटम भी कहते हैं। अब जो ऐसा पार्ट होता है, जो ऐसा वाला पार्ट होता है, इट इज अ ग्रेटर कर्वेचर, और जो ऐसा पार्ट होता है इट इज अ लेसर कर्वेचर, ठीक है। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है इट इज कॉल्ड एज ओमेंटम। ओमेंटम से स्टमक जो होता है वो बॉडी वॉल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये लेयर किससे बनी होती है? फैट से और लिम्फ टिश्यूज से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ गया, पहले मैं थोड़ा सा दिखा दूं तुम्हें लेसर और ग्रेटर कर्वेचर, नहीं तो बोलोगे मैम आपने दिखाया नहीं। लुक एट दिस, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, लुक एट दिस पार्ट, जो ये होता है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये होता है लेसर कर्वेचर। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है इसे आप कहते हैं ओमेंटम। शायद कहीं पर दिया होगा, लेट मी लुक एट, नहीं दिया है शायद, ठीक है, पर लेट इट बी। ये जो आपको लेयर दिख रही है इट इज द ओमेंटम, ठीक। ये होता है ओमेनटम, ये जोड़ता है स्टमक को बॉडी वॉल से। एक्चुअली बॉडी वॉल से नहीं जोड़ता, बस होता है, उसका कवरिंग होती है। चलो नाउ अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बताने वाली हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी 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 केयरफुली, ठीक है। जो स्टमक का म्यूकोजा होता है उसे हम म्यूकोजल एपिथीलियम कहते हैं। ये म्यूकोजल एपिथीलियम जो होती है ये ग्लैंड्स बनाती है, बहुत सारी ग्लैंड्स बनाती है। म्यूकोजा इज मॉडिफाइड इनटू द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था स्टमक के मॉडिफिकेशन में। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो म्यूकोजा रहती है वो मॉडिफिकेशन करती है, म्यूकोजा विल मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई करके वो क्या बनाती है? वो बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड छोटे छोटे गैस्ट्रिक पिट्स के माध्यम से एंट्रम में खुलते हैं। जैसे देखो ना यहाँ पे ओके। सो यहाँ पर ये जो आपको रेडिश एरिया दिखाई दे रहा है इट हैज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाते हैं भैया? गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बनाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड? गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं उनमें क्या क्या होता है? उनमें HCl होता है, उनमें सब कुछ होता है। पर वो जिस ओपनिंग से खुलते हैं इस एंट्रम में, उन ओपनिंग्स को आप कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। क्या कहते हैं बच्चों? गैस्ट्रिक पिट्स। ऑल द गैस्ट्रिक ग्लैंड विल ओपन इनटू द एंट्रम। एंट्रम क्या होता है? कैविटी जिसमें डाइजेशन होता है, सारे जूसेस खुलते हैं। विल ओपन इनटू द एंट्रम थ्रू द गैस्ट्रिक पिट। समझ गए? आगे बढ़े। जो 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 ओहो, चलो अब मैं थोड़ी सी बात करती हूँ ग्लैंड्स के बारे में। तीनों पार्ट समझ गए? कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट हैज द स्फिंक्टर, पाइलोरिक पार्ट हैज द स्फिंक्टर व्हिच प्रिवेंट द बैक फ्लो। अब हम लोग बात करेंगे कार्डियक पार्ट में। कार्डियक पार्ट में जो सेल्स होती हैं उन्हें आप कहते हैं गॉबलेट सेल्स। कौन सी सेल? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या निकालती हैं? म्यूकस। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स तो भर भर के हैं। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो बहुत भयंकर हैं, भर भर के। ये गॉबलेट सेल्स निकालती हैं म्यूकस। क्या निकालती हैं बच्चों? म्यूकस। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक? कोई टेंशन? आगे बढ़े। तो गॉबलेट सेल म्यूकस निकालते थे। ब्रूनर ग्लैंड भी थी अपने पास। ब्रूनर ग्लैंड भी क्या निकालती थी? म्यूकस। अगली बात करते हैं फंडस की। अच्छा, इनको जो है तो इनको आप नेक सेल्स भी कहते हैं। आइए यहाँ पे देखा भी देती हूँ मैं आपको, देखेंगे। देखिए देखिए देखिए, ये लुक एट दिस। तो इस तरीके से ना पूरी सेल्स का अरेंजमेंट होता है। पूरे स्टमक में अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं जो अलग अलग चीज़ें निकालती हैं। कार्डियक पार्ट जो है सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टमक का, इसलिए वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें आप नेक सेल्स भी कहते हैं। ये देखो, ये है म्यूकस नेक सेल्स, इन्हें आप गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक पार्ट पे होती हैं, निकालती हैं। क्या निकालती हैं? म्यूकस निकालती हैं, ठीक है।
आगे बढ़े। अब आएगा थोड़ा एक्साइटमेंट वाला पार्ट, ध्यान से देखना। फंडस, इसे आप जाइमोजन, पेप्टिक या चीफ सेल्स कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड एज जाइमोजन, पेप्टिक और चीफ सेल्स? क्या कारण है कि इसको जाइमोजन, पेप्टिक या चीफ सेल्स कहा जाता है? कारण बताओ और इनाम पाओ। ठीक है, इसे चीफ सेल्स आप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स निकालता है। ये जो चीफ सेल्स होती हैं, लोकेशन देखें, चीफ सेल्स, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। लुक एट दिस ग्रीन वाला एरिया, ये देखो, ये हैं चीफ सेल्स। ये जो ब्लूइश ब्लूइश दिख रहे हैं, ये देखो, ये हैं चीफ सेल्स, ये हैं चीफ सेल्स। ठीक है, तो ये कैसे प्रेजेंट है? ये है स्टमक, सपोज दैट ये है स्टमक, स्टमक। ठीक है, तो सपोज दैट ये है स्टमक, स्टमक के जो म्यूकोजा है, ये म्यूकोजल सेल है स्टमक की। ये क्या है? म्यूकोजा। म्यूकोजा में ये सब सेल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली नेक पर जो पाई जाती है वो होती म्यूकस नेक सेल, जो कि कार्डियक पार्ट में होती है, म्यूकस निकालती है। दूसरी होती है चीफ सेल। अब मेरी बात को ध्यान समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। चीफ सेल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज चीफ सेल्स? क्योंकि ये सबसे बड़ा काम करती है। ये नहीं रहेगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। घर का जो चीफ होता है सबसे ज्यादा काम करता है, पूरे पैसे कमा के लाता है, वैसे ये भी करती है। जाइमोजन, पेप्टिक सेल, ये चीफ सेल, ये निकालते हैं एंजाइम्स। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स निकालते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स निकालते हैं? कौन कौन से स्टमक में एंजाइम्स होते हैं? पहले तो ये तो जान ले, स्टमक में एंजाइम्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। कौन कौन से एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में होते हैं? गैस्ट्रिक जूस में बताइए कौन कौन से एंजाइम है, कभी सुने आपने? पहले होता है पेप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, और एमाइलेज भी होता है, हालांकि मैं वो नहीं लिख रही हूँ, पेप्सिन, और होता है रेनिन। ठीक, तो ये 3 एंजाइम होते हैं। रेनिन होता है आपके क्या कह सकती हूँ उसको मैं, इन्फेंट्स में। ठीक है, ये होता है इन्फेंट्स में, ये एडल्ट में नहीं होता। सो ये तीनों जो एंजाइम है ना, ये तीनों एंजाइम जो होता है ये निकालता है आपका फंडस पार्ट में पाई जाने वाली जाइमोजन या चीफ सेल्स। पर आप समझो, जब तक खाना नहीं है, आपकी जाइमोजन सेल्स कुछ भी निकालती रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? जब तक जाइमोजन सेल्स, खाना नहीं है, जाइमोजन सेल निकालती रहेंगे एंजाइम, पर वो सारे एंजाइम जो है इनएक्टिव रहेंगे। तो पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन, रेनिन का इनएक्टिव एंजाइम पार्ट होता है प्रोरेनिन, और आपका लाइपेज का जो है तो लाइपेज है एक्चुअली, ये लाइपेज, PASE। ठीक है, लाइपेज का इनएक्टिव फॉर्म होता है प्रोलाइपेज। तो मैडम ये एक्टिव कब होंगे? एक्टिव तब होंगे जब खाना आ जाएगा। खाना आ जाएगा या खाना आने वाला होगा, देन HCl विल cut it down the inactive site of this enzyme and they will active. Then who will play the major role into it? HCl. आई बात समझ में कि stomach has so many enzymes which is secreted by the chief cell and the zymogen cell. Done? Chief cells and zymogen cell act under the control of which cell? Act under the control of which part of the gastric juice? HCl. तो जब तक HCl इनको एक्टिव नहीं करेगा ना, ये इनएक्टिव ही पड़े रहेंगे एंजाइम्स। तो HCl तब कब एक्टिव करता है? जब खाना जो है वो कहाँ पर आ जाता है? आपके स्टमक में आ जाता है। तो HCl बोलता है चलो 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 चलो, काटो 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 काटो, जल्दी से काटो अपना इनएक्टिव साइट और इनको डाइजेस्ट करना शुरू करो। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को, रेनिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जबकि ये एडल्ट्स में नहीं होता, ये इन्फेंट्स में होता है। लाइपेज, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 7.8 pH, बट वी डोंट हैव 8 pH into the stomach because stomach is very highly acidic due to the secretion of HCl by the oxyntic cells present into the fundus part. pH होता है 1.8। कैसे फैट को डाइजेस्ट करें? इसलिए 1 to 3% फैट सिर्फ आप यहाँ तोड़ सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी फंडस में पाई जाती है ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। सबसे पहले आप इमेज देख लीजिए कौन सी है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल ये है, ये देखो, ये है पेराइटल सेल। ठीक है, ओके, किनारा में जो पाई जाती हैं वो होती है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल निकालती हैं, पेराइटल सेल क्या निकालती हैं भैया? पेराइटल सेल प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनके चार किनारे किनारे पे पाई जाती हैं। They secrete HCl and Castle intrinsic factor for the absorption of vitamin B12। अच्छा ठीक है,
तो फंडस पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि पहली तो जाइमोजन सेल है, दूसरी है ऑक्जेंटिक सेल, कार्डिक पार्ट में होती है गॉबलेट सेल। ऑक्जेंटिक सेल जो है ये HCl तो निकालती है जो कि खाने में जो भी माइक्रोब्स आते हैं उनको मार देता है। HCl इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है, पूरे स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है ताकि दूसरे एंजाइम काम कर सके। HCl एसिडिटी मेंटेन करता है। दूसरी चीज़ जो मैं अब आपको समझाना चाह रही हूँ, ये जो HCl है, ठीक है, जो आपका ऑक्जेंटिक सेल है, ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर निकालती हैं। देखिए क्या होता है कि विटामिन, अगर स्टमक बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट का रहेगा ना, तो खाने के थ्रू जो भी आप विटामिन B12 खा रहे हो ना, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में वो डीनेचर हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विल बाइंड विद द विटामिन B12। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड विद द विटामिन B12 और विटामिन B12 को इंटेस्टाइन तक ले जाएगा, तब तक पकड़ा रहेगा जब तक इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl निकालती है ऑक्जेंटिक सेल विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 थ्रू द इंटेस्टाइन। ठीक है, अगली बात करें तो ये कार्डियक और फंडस की सेल समझ में आई हैं आपको। म्यूकस भी होता है फंडस सेल पे, ठीक है। सो लुक एट दिस, सरफेस पे पाई जाती है म्यूकस सेल, ठीक है। फिर उसके नीचे होती है नेक पे जो पाई जाती हैं स्टमक के, वो होती है म्यूकस नेक सेल। उसके बाद होती है फंडस पार्ट पे पेराइटल सेल, उसके बाद होती हैं चीफ सेल्स, और लास्ट में जब आप पाइलोरस पार्ट पे आते हो, कहाँ पर आते हो? पाइलोरस पार्ट पे। देखो नीचे की ओर बनाया है सारा ये सेल, नीचे की ओर जो सेल बनाई है इट इज कॉल्ड एज एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। पेराइटल पार्ट जो आपका पाइलोरस पार्ट है उसमें ये सेल्स पाई जाती हैं। तो म्यूकस सेल क्या निकालती है? म्यूकस नेक सेल म्यूकस, पेराइटल सेल निकालती हैं कौन सी? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब कराता है। चीफ सेल सारे एंजाइम्स निकालते हैं। लास्ट में मतलब जो आपका पाइलोरस वाला एंड है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लुक एट दिस, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती है। समझे बात को? एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल। पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती हैं जी सेल, ठीक है। जी सेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। जी सेल निकालती है गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों? गैस्ट्रिन हार्मोन। जी सेल कौन सा हार्मोन निकालती है? गैस्ट्रिन हार्मोन। आपको पता है गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक को, जैसे पाइलोरस एंड पे पाई जाती हैं जी सेल पता है क्या करता है? जैसे मान लीजिए खाना आने वाला है, तो जी सेल ना बाकी पेराइटल सेल और चीफ सेल को बोलता है, अरे सुनो मेरे भैया खाना आ रहा है, जूस वूस निकालो कुछ। तो गैस्ट्रिन जो रहता है वो जूस निकलवाता है, ठीक है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूस निकलवाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक। इट विल हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, समझे। तो जी सेल हार्मोन निकालती हैं गैस्ट्रिन जो कि गैस्ट्रिक जूस को निकलवाता है। तो खाना आने से पहले ही गैस्ट्रिन बोलता है, अरे मेरे भैया, अरे रामू और श्यामू चलो काम करो जल्दी से। रामू श्यामू को ले लताड़ के काम करवाता है, उनसे जूस निकलवाता है ताकि डाइजेशन हो सके, ठीक है। नाउ अच्छा, एक और सेल होती है अर्जेंटिफिन सेल्स। पाइलोरिक पार्ट में अर्जेंटिफिन सेल्स जो होती हैं वो कलर्ड सेल्स होती हैं। ये जो है सीरोटोनिन निकालती हैं हार्मोन। सीरोटोनिन से जो है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है स्टमक की ग्लैंड्स में, जिससे जल्दी जल्दी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। फिर रिलैक्स कौन करता है? हिस्टामाइन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, याद रखना। इनकम्प्लीट एपिथेलियम ऑफ स्टमक देयर इज सो मेनी गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट विच सिक्रीट म्यूकस। पूरे स्टमक में बहुत सारे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस निकालते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं आग लगी तो क्या डालोगे? पानी। तो ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि खाना जो है, ध्यान से समझना, कभी कभी खाना बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अपन सीधे स्कूल चले जाते हैं। रात भर आपके स्टमक ने इतना सारा HCl प्रोड्यूस किया है, कायदे से उस HCl को जो है सब्सटेंस चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, कुछ तोड़ने के लिए। तुमने कुछ नहीं खाना खाया तो तुम्हारे स्टमक की वॉल को ही तोड़ने लगेगा। देन हु विल प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल? कौन प्रोटेक्ट करेगा? म्यूकस जो है लड़ेगा स्टमक से, नहीं मुझे बचाओ, लड़ेगा वो। पर भैया ऐसा है
कि कभी कभी तो राक्षस के सामने देवता भी हार जाते हैं। हालांकि आखिरी में देवता की जीत होती है, पर यहाँ पर थोड़ी सी कहानी दूसरी है। म्यूकस इतना ज़्यादा नहीं, HCl बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे स्टमक की वॉल को इरोड करने लगता है और जिसकी वजह से आपके स्टमक की दीवारों पे छाले हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक और बैक्टीरिया से होता है दिस इज कॉल्ड एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वो भी स्टमक की वॉल को इरोड कर देता है और वहाँ छाले हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये समझ में आया? तो म्यूकस का काम होता है स्टमक को बचाओ। तो जैसे गंगा बचाओ अभियान, वैसे स्टमक बचाओ अभियान कौन करता है? म्यूकस। पीएच कितना है? 1.8। एक दिन में गैस्ट्रिक जूस करीब 1 लीटर तक निकल सकता है। हाउ मेनी? 1 लीटर। ठीक है, अब समझे। ये शिप्रा तिवारी कंसेप्ट पॉइंट है। इट इज नॉट फॉर द लर्निंग बट लेट इट बी, लेट्स टॉक अबाउट इट। रूमिनेंट का जो स्टमक होता है इसे आप कंपाउंड स्टमक कहते हैं। हमारा स्टमक एक कैविटी है जिसमें खाना भरा रहता है। रूमिनेंट का स्टमक होता है 4 चैम्बर, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और ओबेमेसम। ठीक, एबोमेसम। ओके, रूमेन जो होता है ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है। 4 चैम्बर स्टमक होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 4 चैम्बर स्टमक होता है। रूमेन सबसे बड़ा चैम्बर होता है, यहाँ पर खाना स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है खाना डाइजेस्ट होता है सेल्यूलोज का बाय द फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। देखिए, फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है किसी चीज को सड़ाना विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सड़ाना अपने को। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज रहते हैं, देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया, मिथानोकॉकस वगैरह सब रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि गाय जो है वो खाली बैठे बैठे ऐसे करेगी आओ आओ, तो वो क्या करती है? बहुत सारा खाना स्टोर कर लेती है और फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर उसको डाइजेस्ट करती रहती है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज। रूमेन में होता है ऐसा। एबोमेसम इज द ट्रू स्टमक, मेनली यही होता है और यहीं पर गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, बाकी कहीं और नहीं निकलते। रूमेन एंड रेटिकुलम, ठीक है, ये 4th पार्ट है। रूमेन और रेटिकुलम, इनके पास एनारोबिक सेलुलाइटिक बैक्टीरिया होता है, रूमिनोकोकस। ओके, मैंने आपको बताया अभी तक यहाँ पर ऑक्सीजन की फर्मेंटेशन मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आप रूमिनोकोकस बैक्टीरिया से रूमेन और रेटिकुलम इन दोनों जगह पर खाने का डाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या निकालते हैं? ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम निकालते हैं, सेल्यूलेज, जिससे सेल्यूलोज जो भी खाते हैं पेड़ पौधे डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इमेज, लुक एट दिस। ये गाय है, ये खाई जा रही है, बहुत ही पेटू गाय है। सो दिस लुक एट दिस रूमेन, यहाँ पर ये सबसे बड़ा चैम्बर है। ठीक है, तो खाना यहाँ से आया, रूमेन में स्टोर रहा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से धीरे धीरे खाना क्या है? फर्मेंट हुआ रूमिनोकोकस एंजाइम से। सेल्यूलोज खा रही है, देखो घास की जो वॉल होती है सेल्यूलोज से बनी होती है कि नहीं बनी होती? अरे बोलो ना, सेल्यूलोज से बनी होती है। अब यहाँ पे क्या होगा? डाइजेशन होगा। डन, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद जो है कहानी आई कौन से चैम्बर पे? ये देखो, यहाँ आई और ये आई रेटिकुलम पे। ठीक है, और फिर वापस से जो है यहाँ पर माउथ पे आई, फिर इसने चबाया, फिर इसने किसको दिया? ओमेसम को। तो कुल मिला के यहाँ पर फर्मेंट किया थोड़ा सा, उसके बाद वापस से लेके आई अपने माउथ पे, चबाई और फिर उसके बाद उसने ओमेसम को दिया, क्योंकि ओमेसम जो होता है ये एक ट्रू चैम्बर होता है जहाँ पे डाइजेशन होता है। तो पहले वो रूमेन में भर लेती है, फिर माउथ में लाती है, फिर चबाती है और फिर देती है ओमेसम को। ओमेसम से जो डाइजेशन होता है वो क्या हो जाता है? बताएंगे मुझे कैसा होता है? ओमेसम इज अ ट्रू चैम्बर ना बच्चों, ओमेसम इज अ ट्रू चैम्बर जहाँ पर क्या होता है? डाइजेशन हो जाता है अच्छे से। फिर डाइजेस्ट होकर वो कहाँ पर आता है? एबोमेसम में, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हुए बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले खाना चबाती गाय तो कहाँ आता है? रूमेन में। रूमेन सबसे बड़ा होता है, स्टोर करता है। धीरे धीरे वो किसको देते जाते हैं? फिर वो फर्मेंट करके धीरे धीरे, या नहीं भी फर्मेंट करना है तो मुंह में देंगे, फिर से चबाएगी, फिर चबा के लाएगी ओमेसम में। रेटिकुलम से होते हुए कहाँ लाएगी? ओमेसम में। ओमेसम के बाद वहाँ डाइजेशन होगा, फिर लाएगी एबोमेसम, एबोमेसम ले जाएगा, दे देगा इंटेस्टाइन को और वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ये होता है रूमिनेंट। सो रूमिनेंट हैज सो बिग स्टमक, वी डोंट हैव सो बिग स्टमक, हमारा इतना बड़ा स्टमक नहीं होता, बट दे हैव सो वेरी बड़ा स्टमक, जिसकी वजह से जो इनका डाइजेशन होता है, इसलिए गाय जो होती है रूमेन में स्टोर करती जाती और उसके बाद धीरे धीरे क्या है? वापस से मुंह में लाती है और फिर ओमेसम एबोमेसम इन सब से लेकर बाहर करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक, व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस क्लास।
क्या सीखा तुमने? तुमने बहुत कुछ स्टमक के बारे में सीखा। डाइजेशन कैसे होता है स्टमक में, ये मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बताऊंगी कि बकल कैविटी में कैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, इसोफेगस में तो होता है नहीं, स्टमक में कैसे होता है, इंटेस्टाइन में। अभी वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द पार्ट्स। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। आई नो दिस इज अ वेरी बिग वीडियो, पर इसमें कुछ भी चीज छूटी नहीं है, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। सो आई होप समझ में आ गई होगी चीजें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में अनदर पार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।